नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए हिंदी की क्लास ली है और हिंदी की क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, रीट 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये हिंदी की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में मैंने आपके लिए हिंदी शिक्षण विधियों से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। ये आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। छांट छांट के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके रीट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। हिंदी शिक्षण में जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षक मुख्य होता है बच्चे की रुचि और क्षमताओं पर ध्यान देना, या फिर पाठ्यक्रम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, या परीक्षा आधारित शिक्षण। क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए क्या हो सकता है। देखिए शिक्षक मुख्य होता है, कभी शिक्षक मुख्य नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। ये नेगेटिव होता है, बच्चे की रुचि और क्षमताओं पर ध्यान देना। बच्चे की रुचि और क्षमताओं पर हम ध्यान देते हैं, ये सही है, पॉजिटिव है। पाठ्यक्रम ही सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं होता। पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण कभी नहीं होता है, परीक्षा आधारित शिक्षा हम कभी नहीं दे सकते। तो देखिए जो शिक्षक होता है वो बच्चे की रुचि और क्षमताओं के आधार पर उसको शिक्षा देता है, तो बच्चा कुछ सीखता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा शिक्षण में व्याकरण का अध्ययन आवश्यक क्यों होता है। शुद्ध भाषा प्रयोग के लिए, केवल परीक्षा पास करने के लिए, या रटने की प्रक्रिया के लिए, या फिर भाषा को कठिन करने के लिए, बनाने के लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है। तो देखिए शुद्ध भाषा प्रयोग के लिए, शुद्ध भाषा प्रयोग, भाषा शिक्षण में व्याकरण का अध्ययन आवश्यक क्यों होता है। तो देखिए केवल परीक्षाओं के लिए, केवल परीक्षाओं के लिए नहीं होता, रटने की प्रक्रिया के लिए भी नहीं होता, भाषा को कठिन बनाने के लिए कभी नहीं होता। भाषा को हम कठिन कभी नहीं बना सकते। देखिए शुद्ध भाषा का प्रयोग करने के लिए ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, भाषा शिक्षण में व्याकरण का अध्ययन आवश्यक क्यों होता है, शुद्ध भाषा का प्रयोग करने के लिए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी भाषा में शिक्षण में कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है। हिंदी भाषा शिक्षण में कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है। तो व्याकरण और अनुवाद विधि, या फिर संवादात्मक विधि, या फिर मौखिक विधि, या फिर श्रुतलेख विधि, कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ये जो संवादित विधि में छात्रों को भाषा के प्रयोग के अधिक अवसर मिलते हैं, ठीक है। जो संवादात्मक विधि होती है आपकी, संवादात्मक विधि, इसमें क्या होता है, इसमें मतलब छात्रों को भाषा के प्रयोग के अधिक अवसर मिलते हैं, ठीक है। और अगर अवसर मिलेंगे तो वहां पर आपका पॉजिटिव होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉजिटिव हो जाता है। तो जिससे उनकी भाषा में क्या होती है, दक्षता बढ़ती है, ठीक है, उनकी भाषा में दक्षता बढ़ती है, बहुत मजबूत होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवादात्मक विधि, ठीक है। राइट आंसर संवादात्मक विधि, मौखिक विधि नहीं होगा, श्रुतलेख विधि भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में अनुभवात्मक अधिगम क्या होता है, मतलब क्या महत्व है। जो अनुभवात्मक अधिगम होता है इसका क्या महत्व, केवल पढ़ने पर जोर देना, केवल पढ़ने पर जोर देना, या व्यावहारिक अनुभव से सीखना, या केवल लिखित अभ्यास करना, या केवल परीक्षा के लिए तैयारी करना। देखिए हिंदी भाषा शिक्षण में अनुभवात्मक अधिगम का क्या महत्व है, अनुभवात्मक अधिगम का। तो देखिए केवल पढ़ने पर जोर हम नहीं देते, ध्यान रखना इस बात को, केवल पढ़ने पर जोर कभी नहीं देते, ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। व्यावहारिक अनुभव से सीखना, देखिए व्यावहारिक अनुभव से ही बच्चा सीखता है, ध्यान रखना इस बात को, ये पॉजिटिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉजिटिव है। बी आंसर आपका सही हो रहा है। केवल लिखित परीक्षा के लिए अभ्यास कभी नहीं करा सकते बच्चों को, केवल परीक्षा के लिए तैयारी भी नहीं करा सकते। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए अधिगम में बच्चे अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, जिससे भाषा अधिक प्रभावी होती है। क्या होती है, प्रभावी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है, हिंदी शिक्षण में कहानी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। हिंदी शिक्षण जो है इसमें कहानी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। मनोरंजन है, भाषा कौशल विकास, व्याकरण सिखाना, या फिर केवल सुनने की आदत डालना। क्या होगा, हिंदी शिक्षण में कहानी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर हिंदी शिक्षण में। तो देखिए हिंदी शिक्षण में कहानी विधि के माध्यम से बच्चों को भाषा कौशल, जैसे सुनना, ठीक है, जैसे सुनना, या फिर बोलना, ठीक है, बोलना, या फिर पढ़ना, ठीक है, या फिर लिखना विकसित किया जाता है। किसमें किया जाता है, कहानी विधि माध्यम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा कौशल विकास, ठीक है, मनोरंजन नहीं होगा, भाषा कौशल विकास हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। व्याकरण सिखाना ये नेगेटिव हो जाएगा, केवल सुनने की आदत डालना नहीं डाल सकते। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला देखिए, हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? केवल याद करवाना, भाषा कौशल का विकास करना, केवल परीक्षा के लिए तैयारी करना, या फिर केवल शब्द रटना? क्या होगा? हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए, सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, पाठ्य पुस्तक भाषा सीखने का एक माध्यम होती है। जो पाठ्य पुस्तक होती है ये भाषा सीखने का एक बहुत बड़ा माध्यम होती है। इसको हम सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने को कौशल विकसित करते हैं। ठीक है, सुनने के लिए करते हैं, बोलने के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भाषा कौशल का विकास करना। तो राइट आंसर भाषा कौशल का विकास करना हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में खेल विधि का क्या महत्व है? केवल मनोरंजन के लिए, सीखने की रुचि बढ़ाने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, या फिर केवल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए? क्या होगा? देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में खेल विधि का क्या महत्व है? बताइए क्या हो सकता है हिंदी भाषा शिक्षण में खेल विधि का? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, खेल विधि के माध्यम से ही बच्चे रुचिकर तरीके से भाषा सीखते हैं। खेल विधि जो है इसके माध्यम से ही बच्चे भाषा में रुचि लेकर भाषा सीखते हैं। ठीक है, भाषा को रुचि लेकर सीखते हैं, जिससे वे अधिक सक्रिय और सीखने की प्रति उत्साहित रहते हैं। जिससे क्या होता है कि वो अधिक सीखते हैं और सक्रिय रहते हैं, सक्रिय भी रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर सीखने की रुचि बढ़ाने के लिए हो जाएगा, सीखने की रुचि बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सीखने की रुचि बढ़ाने के लिए। बी आंसर सही हो जाएगा। केवल मनोरंजन के लिए नहीं होगा, समय व्यतीत नहीं कर सकते, केवल प्रतियोगिता भी नहीं करा सकते। तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी शिक्षण में चित्र विधि किसके लिए उपयुक्त होती है? हिंदी शिक्षण जो है इसमें चित्र विधि, बताइए, चित्र विधि जो है छोटे बच्चों के लिए होती है, केवल वयस्कों के लिए, केवल परीक्षा देने वालों के लिए, या फिर केवल सभी आय वर्गों के लिए? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, हिंदी शिक्षण में चित्र विधि किसके लिए उपयुक्त होती है? तो देखिए, जो चित्र विधि होती है ना, वो सीधा सीधा मतलब है छोटे बच्चों के लिए होती है, वयस्कों के लिए कभी नहीं होती, केवल परीक्षा के लिए नहीं होती भाई। सभी आय वर्ग के लिए नहीं होगी चित्र विधि, बच्चों के लिए होती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए क्यों हो जाएगा? देखिए, छोटे बच्चे के लिए बहुत उपयोग होती है। क्यों होती है? कि वे चित्रों के माध्यम से ही तो सीखते हैं और वाक्यों को आसानी से समझ लेते हैं चित्रों के माध्यम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होती है? जो हमारा भाषा कौशल है इसमें श्रवण विधि विकसित करने के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त विधि होती है? बताइए, कहानी सुनाना होती है, लिखित अभ्यास कराना, या व्याकरण पढ़ाना, या शब्दों को रटवाना? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल? तो देखिए, श्रवण कौशल जो है, श्रवण कौशल को विकास के लिए कहानी सुनाने की विधि प्रभावी होती है। ठीक है, श्रवण कौशल में कहानी सुनाने के लिए सुनाने की विधि प्रभावी होती है, क्योंकि इससे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालते हैं। बच्चे क्या करते हैं? ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालते हैं, ध्यानपूर्वक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा कहानी सुनाना। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, हिंदी शिक्षण में व्यक्तिगत अंतर का क्या अर्थ है? हिंदी शिक्षण में व्यक्तिगत अंतर, ठीक है, व्यक्तिगत अंतर का क्या अर्थ है? सभी बच्चे समान रूप से सीखते हैं, प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति और शैली अलग होती है, या फिर सभी को एक ही तरह से पढ़ाना चाहिए, या केवल मेधावी छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, हिंदी शिक्षण में व्यक्तिगत अंतर का क्या अर्थ है? तो देखिए, हिंदी शिक्षण में जो है वो व्यक्तिगत अंतर का अर्थ होता है, वो होता है, देखिए, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। ध्यान रखना इस बात का, जो हर बच्चा होता है वो अलग तरीके से सीखता है। ठीक है, अलग तरीके से सीखता है और अलग गति से सीखता है, अलग गति से सीखता है, अलग गति से भी सीखता है। इसलिए शिक्षण विधि को लचीला और समावेशी बनाया जा सकता है, बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, लचीला और समावेशी इसलिए बनाना आवश्यक होता है। तो प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और शैली अलग होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे समान रूप से सीखते हैं, नहीं सीखते, गलत होगा। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और शैली अलग होती है। जो प्रत्येक बच्चा होता है उसकी अलग अलग सीखने की क्षमता होती है। सभी को एक ही तरह से पढ़ाना नहीं चाहिए, कभी नहीं चढ़ना चाहिए, गलत होगा। केवल मेधावी छात्रों को ध्यान से पढ़ाना चाहिए, नहीं। प्रत्येक बच्चा जो है वो सीखने की गति अलग अलग होती है और शैली अलग अलग होती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मातृभाषा के महत्व पर बल किस शिक्षण पद्धति में दिया जाता है? जो मातृभाषा है इसके महत्व पर बल किस शिक्षण पद्धति में दिया जाता है? प्रत्यक्ष विधि में दिया जाता है, द्विभाषी विधि में, अनुवाद विधि में, या फिर मौखिक विधि में? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? देखिए,
जो मातृभाषा है हमारी, ये प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को माध्यम बनाकर शिक्षण किया जाता है। ठीक है, जो हमारी जो प्रत्यक्ष विधि है ना, प्रत्यक्ष विधि, इसके माध्यम से मातृभाषा को माध्यम बनाकर शिक्षण किया जाता है, जिससे छात्रों को समझने में आसानी होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से, इसके माध्यम से मतलब मातृभाषा को प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से शिक्षण किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी भाषा के शिक्षण में श्रुतलेख का उद्देश्य क्या है? रटने की आदत डालना, शब्दों की शुद्धता और सुनने की क्षमता, केवल परीक्षाओं के लिए तैयार करना, व्याकरण की कठिनाई बढ़ाना। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए, रटने की आदत हम कभी डाल नहीं सकते, ध्यान रखना। शब्दों की शुद्धता और सुनने की क्षमता, ये आपका पॉजिटिव है। केवल परीक्षाओं के लिए तैयार करना गलत होगा। व्याकरण की कठिनाई बढ़ाना, ये भी आपका नेगेटिव है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शब्दों की शुद्धता और सुनने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, संवादात्मक विधि में प्रमुख रूप से क्या सिखाया जाता है? संवादात्मक विधि में प्रमुख रूप से क्या सिखाया जाता है? मौखिक संचार कौशल, रटने की आदत, केवल लिखित परीक्षा, या फिर शब्दकोश ज्ञान? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए, संवादात्मक विधि में प्रमुख रूप से क्या सिखाया जाता है? देखिए, मौखिक, जो आपका मौखिक संचार कौशल है, ये आपका बेस्ट है। ठीक है, रटने की आदत डाल नहीं सकते, केवल लिखित अभ्यास भी नहीं करा सकते, शब्दकोश ज्ञान नहीं करा सकते। तो संवादात्मक विधि में हम मौखिक संचार का कौशल मुख्य रूप से सिखाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए, संवादात्मक विधि में भाषा को संवाद के माध्यम से सिखाते हैं। किसके माध्यम से सिखाते हैं? संवाद के माध्यम से सिखाते हैं। ठीक है, और जिससे छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, द्विभाषी शिक्षण विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जो द्विभाषी शिक्षण है, इसकी विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब छात्र नई भाषा सीख रहे हो, जब छात्रों को पहले से भाषा का ज्ञान हो, जब केवल मातृभाषा का उपयोग हो, या फिर जब केवल अनुवाद की आवश्यकता हो। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? द्विभाषी विधि का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए, जब छात्रों की नई भाषा सीख रहे हो। ठीक है, जब छात्र नई भाषा सीख रहे हो तब हम द्विभाषी विधि का प्रयोग करते हैं। और जब छात्र पहले से भाषा के ज्ञान हो, नहीं, गलत होगा। जब केवल मातृभाषा, गलत। जब केवल अनुवाद, गलत। तो देखिए, जब छात्र नई भाषा सीख रहे हो तब द्विभाषी शिक्षण विधि का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अवलोकन विधि का हिंदी शिक्षण में क्या उद्देश्य है? जो अवलोकन विधि है, इसमें हिंदी शिक्षण में क्या उद्देश्य है? छात्रों को ध्यानपूर्वक देखना सिखाना, केवल व्याकरण सिखाना, केवल लिखित भाषा पर ध्यान देना, या परीक्षा के लिए तैयारी करना? क्या होगा इसका राइट आंसर? अवलोकन विधि का हिंदी शिक्षण में क्या उद्देश्य है? बताइए क्या हो सकता है अवलोकन विधि में? देखिए, भाषा को ध्यानपूर्वक देखना, ये आपका भाषा को नहीं, छात्रों को ध्यानपूर्वक देखना सिखाना, केवल व्याकरण सिखाना, केवल व्याकरण नहीं सिखा सकते, केवल लिखित भाषा पर ध्यान नहीं दे सकते, परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करा सकते। तो अवलोकन विधि का हिंदी शिक्षण में क्या उद्देश्य है? तो छात्रों को ध्यानपूर्वक देखना और सिखाना। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, छात्रों को ध्यानपूर्वक देखना और सिखाना। अवलोकन विधि में छात्रों को आसपास चीज़ों का अवलोकन करके भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा कौशल में पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? भाषा कौशल में पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर मौखिक शिक्षण विधि, या फिर जोर से पढ़ने और चुपचाप पढ़ने की विधि, या केवल व्याख्यान विधि? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? भाषा कौशल में पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि। तो देखिए, पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए हम व्याकरण अनुवाद विधि नहीं होगा। ठीक है, गलत हो जाएगा ये तो बिल्कुल। मौखिक शिक्षण विधि, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, जोर से पढ़ने और चुपचाप पढ़ने की विधि। ठीक है, जोर से पढ़ने और चुपचाप पढ़ने की विधि, ये आपका सही हो जाएगा। केवल व्याख्यान विधि नहीं होगा। अब ये क्यों हो जाएगा? देखिए, ये इसलिए हो जाएगा कि पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए बच्चों को पहले से जोर से पढ़ने, ठीक है, और फिर चुपचाप पढ़ने, ठीक है, फिर चुपचाप पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उनकी समझने की क्षमता विकसित होती है। क्या होती है? समझने की क्षमता विकसित होती है, समझने की क्षमता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर जोर से पढ़ने और चुपचाप पढ़ने की विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए,
हिंदी शिक्षण में व्याकरण सिखाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? व्याकरण को सिखाने के लिए हिंदी शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि बताइए। रटने की विधि। रटने की विधि हम कभी नहीं कर सकते, ये आपका नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। अवलोकन और प्रयोग विधि या फिर केवल पुस्तक पढ़ाने की विधि। केवल पुस्तक पढ़ाकर हम व्याकरण सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। परीक्षा आधार शिक्षण, परीक्षा आधार शिक्षण भी नहीं। तो देखिए अवलोकन और प्रयोग विधि, इसके माध्यम से हम व्याकरण सिखाने में सबसे ज़्यादा माहिर बन जाएंगे। ठीक है, व्याकरण सिखाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अवलोकन और प्रयोग विधि। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन, केवल व्याकरण अभ्यास, रटने की विधि या फिर अनुवाद विधि? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? अनुच्छेद लेखन, निबंध विधि। देखिए बच्चों की जो सृजनात्मकता को विकसित करने का तरीका होता है, तो उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने के अवसर देना होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से लिखने के अवसर देना। ठीक है, अवसर देना। ठीक है, तो देखिए इसमें जो विधि है वो सबसे उपयुक्त विधि आपकी अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन होगा। केवल व्याकरण नहीं होगा, रटना भी नहीं होगा, अनुवाद विधि भी नहीं होगा। तो देखिए जो अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन, ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में बच्चों के सुनने का कौशल विकसित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? हिंदी भाषा शिक्षण में बच्चों को सुनने का कौशल विकसित करने की श्रवण विधि, अनुवाद विधि या फिर केवल व्याकरण आधारित विधि या लिखित अभ्यास? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? तो देखिए हिंदी भाषा में शिक्षण में बच्चों के सुनने का कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका होता है वो श्रवण विधि का होता है। कैसे होता है? बच्चों में भाषा सुनने समझने, ठीक है, बच्चों में भाषा सुनने और समझने, ठीक है, समझने, तो इससे क्या है, सुनने और समझने की क्षमता विकास होता है, जिससे वे भाषा को बेहतर रूप से सीखते हैं। ठीक है, बेहतर रूप से सीखते हैं और ग्रहण भी करते हैं। तो ये आपकी श्रवण विधि में आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रवण विधि हो जाएगा। ठीक है, अनुवाद नहीं होगा, केवल व्याकरण नहीं होगा, लिखित भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में समूह चर्चा, अब आएगा समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल बोलने की क्षमता बढ़ाना, केवल लिखित अभ्यास कराना, सुनने समझने और विचार व्यक्त करने की क्षमता बढ़ाना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना? गलत हो जाएगा। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, केवल बोलने की क्षमता नेगेटिव है, केवल लिखित अभ्यास नेगेटिव है। देखिए सुनने समझने विचार व्यक्त करने की क्षमता बढ़ाना राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, क्योंकि समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही होता है आपका सुनने समझने और विचार व्यक्त करने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, क्यों हो जाएगा? समूह चर्चा में बच्चे अपनी राय व्यक्त करते हैं, अपनी राय व्यक्त करते हैं। ठीक है, राय व्यक्त करते हैं और क्या करते हैं, और देखिए सुनते, दूसरों को सुनने और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं दूसरों के सामने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सुनने समझने विचार व्यक्त करने की क्षमता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा हिंदी शिक्षण में मौखिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्चारण सुधारना, व्याकरण सुधारना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना या लिखित कौशल विकसित करना? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा? बताइए, बोलिए, सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए हिंदी शिक्षण में मौखिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौखिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य होता है आपका, देखिए उच्चारण सुधारना, व्याकरण सुधारना नहीं होगा, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं होगा, लिखित कौशल भी नहीं होगा। देखिए जो हमारा हिंदी शिक्षण में मौखिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो आपका उच्चारण सुधारना होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? देखिए मौखिक अभ्यास से बच्चों का उच्चारण स्पष्ट होता है, ध्यान रखना, उच्चारण स्पष्ट होता है और वे आत्मविश्वास से बोल पाते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है बोलने के लिए दूसरों के सामने। तो उच्चारण सुधारना बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, प्रत्यक्ष विधि हिंदी शिक्षण में क्या उपयोग है? जो प्रत्यक्ष विधि का हिंदी शिक्षण में क्या उपयोग है, मतलब क्या उपयोग है? भाषा को अनुभव के माध्यम से सीखना, केवल व्याकरण सिखाना नहीं होगा, केवल अनुवाद करना नहीं होगा, परीक्षा के लिए तैयारी करना नहीं होगा। देखो प्रत्यक्ष विधि होती है ना, इसमें हिंदी शिक्षण में क्या उपयोग है? तो भाषा को अनुभव के माध्यम से सीखना। जब बच्चा भाषा को अनुभव के माध्यम से सीखता है ना, ये आपका बेस्ट ऑप्शन होता है, बेस्ट आंसर होता है और यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए भाषा को अनुभव के माध्यम से सीखते हैं बच्चे, तभी सीख पाते हैं। प्रत्यक्ष विधि में भाषा को संदर्भ, ठीक है, जो प्रत्यक्ष होती है ना,
इसमें संदर्भ और अनुभव से जोड़ा जाता है, जिससे भाषा अधिक प्रभावी बनती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा को अनुभव के माध्यम से सीखना, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, शिक्षण में सहायक साधनों का उपयोग क्यों किया जाता है। जो हमारी शिक्षण है इसमें सहायक साधनों का उपयोग क्यों किया जाता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, केवल कक्षा में सजावट के लिए, या फिर शिक्षकों का कार्य आसान बनाने के लिए, या केवल परीक्षा के लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। देखिए, शिक्षण में सहायक साधनों का उपयोग क्यों किया जाता है, तो देखिए शिक्षण में देखिए ऑडियो विजुअल साधनों का उपयोग बच्चों को बेहतर समझाने और रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। जो शिक्षा होती है इसमें हम ऑडियो का उपयोग इसलिए करते हैं, इससे क्या होता है, साधनों का उपयोग इसलिए करते हैं, इससे मतलब बच्चे बेहतर समझते हैं और अपनी रुचि उनकी बनी रहती है, उनकी रुचि बनाने के लिए मदद मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कहानी विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। जो कहानी विधि होती है इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, बच्चों को सुनाना और प्रश्न पूछना, केवल कहानी पढ़कर सुना देना, केवल पाठ्यपुस्तक का उपयोग करना, बच्चों को रटने के लिए कहना। क्या होगा, कहानी विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए कहानी विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, कमेंट में बताइए क्या हो सकता है। बच्चों को सुनाना और प्रश्न पूछना, देखिए बच्चों को सुनाना और प्रश्न पूछना, ये आपका कहानी विधि में सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। केवल कहानी पढ़कर सुना देना गलत होगा, नेगेटिव होगा। केवल पाठ्यपुस्तक का उपयोग करना गलत होगा, नेगेटिव होगा। बच्चों को रटने के लिए कहना गलत होगा। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव आंसर होगा बच्चों को सुनाना और प्रश्न पूछना। कहानी विधि का ये आपकी भूमिका, शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चों को सुनाना और प्रश्न पूछना। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, हिंदी शिक्षण में भाषा प्रयोग के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयोगी होती है। हिंदी शिक्षण में भाषा प्रयोग के लिए निबंध लेखन, वाद विवाद, केवल लिखित परीक्षा, शब्दकोश पढ़ना। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए कमेंट बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए, हिंदी शिक्षण में भाषा प्रयोग के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त बताइए। निबंध लेखन नहीं होगा, वाद विवाद। अब वाद विवाद देखिए, वाद विवाद बच्चों का मौखिक और तार्किक कौशल होता है, मौखिक और तार्किक कौशल होता है वाद विवाद। ठीक है, तार्किक। तो आपका देखिए ये आंसर सही हो जाएगा आपका वाद विवाद, बी के साथ चला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आंसर सही हो जाएगा। केवल लिखित परीक्षा गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत होगा, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, हिंदी शिक्षण में सृजनात्मकता लेखन का उद्देश्य क्या है। हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य है आपका स्वतंत्र लेखन विकसित करना। ठीक है, और 27वां आपका क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में नाटक विधि का प्रयोग क्या है। जो भाषा शिक्षण है में इसमें नाटक विधि का क्या उपयोग है, संवाद और अभिनय से सीखना, ये आपका आंसर होता है। अगला है हमारा, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों की प्रगति को जांचना। ठीक है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों की प्रगति को जांचना। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला है सृजनात्मकता, सृजनात्मक अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है। तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति का मतलब होता है छात्रों को नई चीज़ें लिखने के लिए प्रेरित करना। क्या होता है सृजनात्मक अभिव्यक्ति का मतलब, छात्रों को नई चीज़ें लिखने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, सहभागी शिक्षण का मतलब क्या है। सहभागी शिक्षण का मतलब क्या है, शिक्षक और छात्र दोनों की भागीदारी, शिक्षक और छात्र दोनों की भागीदारी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये शिक्षक और छात्रों की भागीदारी। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी में शिक्षण विधियों से। ठीक है, जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसको जरूर देख लेना, हिंदी की शिक्षण विधियाँ। ठीक है, मैंने छाँट के क्वेश्चन लिए हैं रीट के बच्चों के लिए, रीट का 2025 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रीट की तैयारी करा रहा हूँ। जो आपका रीट का एग्जाम नहीं होगा तब तक यहाँ पर रोजाना टॉपिक वाइज क्लास आ रही हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।